हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट लेक्चर ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही जो फर्स्ट लेक्चर है वो आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो हो सकता है चैप्टर का नाम हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसको जीओसी बोलते हैं। ठीक है, जीओसी में हम वो सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिन पे ऑर्गेनिक बेस्ड है। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो आपको ऑर्गेनिक को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपको जीओसी का अच्छा नॉलेज नहीं है तो आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आ सकती। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझ आएगा तो आपको सेकंड आएगा, सेकंड आएगा तो थर्ड आएगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे फर्स्ट नहीं आया चलो मैं सेकंड को ही कर लेता हूं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की तरह नहीं होता। तो इफ यू हैव टू बिल्ड और डेवलप कॉन्फिडेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको जीओसी पे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जिन बच्चों का 11th में ऑर्गेनिक वीक रह जाता है वो 12th में जाके फिर बहुत ज्यादा सफर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके, तो स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ की तो छोड़ो, द मोमेंट यू आर सी, अब जो आप कुछ देख रहे हो आपको सामने ये फ्लावर यहाँ पे इमेज दिख रही है। ठीक है, तो आपको जो विजन है, कोई चीज दिखाई देती है तो उसके पीछे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें देखो, तो दिस इज द कंपाउंड सिस रेटिनल दैट एब्जॉर्ब्स लाइट व्हेन वी सी। तो इस कंपाउंड की वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, तो अपने आप में जब आप कुछ देख रहे हो तो ऑलरेडी आपके दिमाग में, आपके ब्रेन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम कर रही है। ठीक है, जो आप खा रहे हो खाना, फूड, इट इज बेसिकली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो आपको बॉडी में एनर्जी देंगे जाके। ठीक है, कंबशन प्रोसेस के बाद फिर फूड के अलावा अगर हम बात करें, जब आप कोई चीज़ लिफ्ट करते हो, ठीक है, मान लो आपने एक बुक उठाई, तो उस टाइम आपके जो मसल्स हैं वो कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो एनर्जी आपके मसल्स को मिल रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए या पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, वो कहां से आ रही है? जो फूड आपको एनर्जी दे रहा है वो सारा बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो रही है वहां पे। ठीक है, फिर आपके जो ब्रेन का हैंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन से, सामने से बहुत स्पीड पे एक बॉल आ रही है जो आपको कैच करनी है क्रिकेट में, तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस टाइम मुझे अपना हाथ किस पोजीशन पे लेके जाना है? तो वो ब्रेन और हैंड्स का कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो ब्रेन में कुछ सिग्नल जनरेट होते हैं जो सारे आपके बॉडी मूवमेंट्स को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज सेरोटोनिन, ह्यूमन न्यूरो जो ब्रेन में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक कंपाउंड है। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब जगह है, डे टू डे लाइफ में छोड़ो, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में यूज हो रही है। आप कुछ देख रहे हो, कुछ कर रहे हो, दैट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन। ठीक है, तो हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट लिटरली क्रिएट्स इटसेल्फ एज इट ग्रोज। ठीक है, क्योंकि आप एक मॉलिक्यूल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स बना पा रहे हैं लैब में। तो जैसे जैसे आपको नॉलेज आपका बढ़ता जाता है, आपके पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं उनकी कलेक्शन बढ़ती जाती है। ठीक है, एक से आगे दूसरा, उससे और बेटर चीजें हम बना पा रहे हैं। तो क्रिएशन ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स हैज गिवन अस न्यू मटेरियल्स। तो नए नए मॉलिक्यूल जो हम क्रिएट कर पा रहे हैं उससे हमें नए मटेरियल्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे इंप्रूव क्वालिटी का प्लास्टिक हो गया, जो आज से 10 साल पहले जो प्लास्टिक था उसके क्वालिटी में और आज जो प्लास्टिक अवेलेबल है उनकी क्वालिटी में काफ़ी डिफरेंस होगा। ठीक है, हम किसी चीज़ को कलर करना हो तो डाइज होती हैं कपड़ों को कलर करने के लिए, तो नई डाइज मिल रही, नए कलर्स मिल रहे हैं। ठीक है, परफ्यूमरी में रिसर्च हो रही है तो नए नए फ्रेगरेंसेस मिल रही हैं। ठीक है, हमारे डिजीजेस को क्योर करने के लिए, ठीक है, नए नए ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, एक से एक एडवांस ड्रग्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एमॉक्सिलिन एंटीबायोटिक। तो ये क्यों बना पाए? बिकॉज
ऑफ पर्टिकुलर नॉलेज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज रखते हैं देन यू हैव क्वाइट लॉट अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्री में काम करने की आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, ठीक है, क्योंकि आपको फार्मास्यूटिकल्स में काम करना है, किसी बड़ी परफ्यूम मेकिंग कंपनी में काम करना है, बहुत सारी जगह जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द ड्रग AZT दैट ट्रीट्स HIV, ठीक है, एड्स को ट्रीट करता है HIV एड्स। अब अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको यार, ये भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन कार्बन कनेक्टेड है, बीच में हाँ नाइट्रोजन भी है, ठीक है। फिर आगे ये कार्बन है, यहाँ पर ये एटम कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, ये सल्फर है। तो मेजॉरिटी में कार्बन है, पर कार्बन के अलावा और एटम भी हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक है, और हाइड्रोजन तो बाय डिफॉल्ट होगा ही बॉन्डिंग में, ओके। तो अगर हमें अब समराइज करना हो कि व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो पहली बात होगी ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स एंड मोस्ट कंटेन हाइड्रोजन एटम्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम तो हैं, ठीक है, और मोस्टली में हाइड्रोजन भी होगा। फिर ऑल द कार्बन एटम्स हैव 4 बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब चारों बॉन्ड सिंगल हो या 2 सिंगल 1 डबल या 1 सिंगल और 1 ट्रिपल, ये अलग अलग वेरिएशंस हो सकती हैं, पर कार्बन को अल्टीमेटली 4 बॉन्ड तो बनाने हैं। और फिर अदर एलिमेंट्स, उनको बोलते हैं हिट्रो एटम। कार्बन के अलावा अगर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, अगर ये प्रेजेंट हो, दीज आर कॉल्ड हिट्रो एटम, तो वो भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी चीजें जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। तो ऑर्गेनिक का जो ओरिजिन डिस्कस किया जाता है, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट था। तो स्टार्टिंग में देखो ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब आप उसको लैब में नहीं बना सकते, ठीक है। ह्यूमन बॉडी हो या कोई एनिमल की बॉडी हो, मतलब कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, उसी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं, ऐसा सोचा जाता था, ठीक है। तो बर्जीलियस थॉट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड वर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ वाइटल फोर्स। क्योंकि साइंटिस्ट को लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक स्पेशल फोर्स चाहिए, जिसको कहा गया वाइटल फोर्स। और ये उन्होंने कहा कि ये वाइटल फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते लैब में। तो ये मिथ चलता रहा अंटिल वोलर एक साइंटिस्ट था, उसने एक्सीडेंटली अमोनियम साइनाइड को हीट कर रहा था, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गया यूरिया में। नाउ यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अमोनियम साइनाइड को हीट करने पे यूरिया मिल गया। नाउ दिस वाज द डिस्कवरी के यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो लैब में बना लिया, ठीक है। तो यहां से ये मिथ वीक होना स्टार्ट हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते, तो बना लिया। फिर धीरे धीरे और भी बहुत सारे कंपाउंड थे जो लैब में बनाए गए, एंड फाइनली आज हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजीली लैब में बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में हमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाउ थिंग्स स्टार्टेड, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू आस्क इट, ठीक है। नेक्स्ट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन जैसे कि 10th क्लास में भी पढ़ा होता है कि इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अब डोंट कंफ्यूज कैटिनेशन विद कार्बन, ये नहीं आपको लगना चाहिए कि कैटिनेशन सिर्फ कार्बन दिखाता है, ठीक है। द कैटिनेशन कैन बी शोन बाय अदर एलिमेंट्स ऑल्सो, तो इट इज अ प्रॉपर्टी विच कैन बी शोन बाय एनी एलिमेंट, ओके, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कार्बन ओनली। तो सिर्फ कार्बन ही कैटिनेशन शो करेगा ऐसा नहीं है, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स भी कैटिनेशन शो करते हैं, पर यस द कार्बन शोज कैटिनेशन मोस्ट इफेक्टिवली, ठीक है। तो कार्बन अगले कार्बन से बॉन्डेड हो जाता है, वो नेक्स्ट कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, वो नेक्स्ट कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, स्ट्रेट चेन बना रहा है, ब्रांचेस बना रहा है,
जिसकी वजह से वी कैन हैव वेरी लॉन्ग लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स. ठीक है, दैट इज वाई वी हैव a very large variety, millions of organic compounds in existence today. ठीक है, अब हम काम की बात पे आते हैं. यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जस्ट पॉज द वीडियो हेयर और एक बार इसको नोट डाउन कर लो, देन विल गो इनटू द डिटेल एक्सप्लेनेशन. ओके, तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफेटिक. दूसरा हो गया क्लोज चेन. तो ओपन चेन का मतलब है कि हाँ स्ट्रेट चेन है, कोई रिंग नहीं बन रहा. क्लोज चेन का मतलब है जैसे मान लो 3 मेंबर रिंग बन गया, 4 मेंबर रिंग बन गया, 6 मेंबर रिंग बन गया. ठीक है, तो एक हो गया ओपन और एक हो गया क्लोज्ड रिंग टाइप. फिर ओपन में सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है. अनसैचुरेटेड जैसे कि डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया. तो अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे. फिर जो क्लोज चेन थे, साइक्लिक थे, इनमें एक होगा होमोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक का मतलब है कि साइकिल के सारे एटम जो हैं वो कार्बन ही हैं. ठीक है, जैसे मान लो कि 6 एटम का साइकिल बनाना है तो उसके सारे के सारे एटम जो है वो कार्बन ही होंगे, तो होमोसाइक्लिक. कार्बन के अलावा, ठीक है, अदर देन कार्बन, इफ देर आर अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द साइकिल, जैसे कि ये कार्बन, कार्बन यहां पे ऑक्सीजन, ठीक है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन आ गई. तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है रिंग में. ओके, ज्यादा इजीली इसको मैसेज देख सकते हैं. जैसे 6 कार्बन का रिंग था और यहां पे मान लो ये 5 का है, 5 में से एक ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन है, तो ये हेटेरोसाइक्लिक है. या नाइट्रोजन भी हो सकती थी, ये 4 का रिंग भी हो सकता था ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो जब कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं, दोज आर हेटेरोसाइक्लिक. होमो स्टैंड्स फॉर सिर्फ कार्बन, हेटेरो मींस कार्बन के अलावा बाकी भी हैं. देन एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक. एरोमेटिक एक अलग ही क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं. तो एरोमेटिक क्या होते हैं क्या नहीं होते वो मैं तभी समझ आएगा जब हम उसको पढ़ेंगे. अभी ये समझाना कि हाँ एरोमेटिक क्या है, इट्स अ डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड, इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स. ठीक है, तो जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिसाइक्लिक हैं. और एरोमेटिक का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? बेंजीन. तो बेंजीन तो आपने पढ़ा होगा, देखा तो होगा एटलीस्ट, ठीक है, बुक्स में. तो ये है बेंजीन. तो सबसे सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है. तो जो बेंजीन जैसे कंपाउंड्स है ना वो सारे एरोमेटिक होते हैं. तो जो एरोमेटिक नहीं है दोज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. ठीक है, फिर हेटेरोसाइक्लिक में भी वही, कुछ एरोमेटिक होंगे कुछ एलिसाइक्लिक होंगे. अब एरोमेटिक में कुछ होते हैं बेंजीनोइड, जो बेंजीन जैसे होते हैं. ठीक है, कि बेंजीन के डेरिवेटिव हैं, कि ये बेंजीन हो गया, इसके ऊपर आपने मान लो CH3 लगा दिया, या मान लो आपने बेंजीन जैसे 2 रिंग जोड़ दिए तो नेफ्थलीन बन गया. तो जो बेंजीन से डिराइव हुए हैं वो बेंजीनोइड, और जो बेंजीन जैसे नहीं है दे आर नॉन बेंजीनोइड. ठीक है, ये बेंजीन नहीं, ये पिरिडीन है, इसमें एक नाइट्रोजन आ गया, हेटेरो एटम है. ठीक है, पर ये चलो हम होमो एटम वाला ही कर रहे हैं यहां पे. तो होमो एटम में वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. वैरायटी है. तो ये बेंजीन जैसे नहीं दिख रहे ना ये स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो जरूरी नहीं कि एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजीन जैसा ही होना है. ठीक है, ये तो चलो मैंने आयंस ड्रॉ किए, और भी मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हैं विच आर नॉट लाइक बेंजीन. ओके, तो ये क्लासिफिकेशन भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको अभी के अभी समझ आना चाहिए. इवेंचुअली सारी चीज़ें जिसको बोलते हैं ना, जैसे आपको ABC जब स्टार्ट किया था तो टफ लगती होगी, आज की डेट में ABC को पढ़ने की जरूरत तो नहीं है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ABC है, ये ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगी. ठीक है, हाँ जस्ट टर्म्स पता होनी चाहिए कि हाँ ऐसी टर्म्स सुनी है, दैट्स ऑल. ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हम इनको क्लासिफाई करेंगे. कुछ एग्जांपल्स हैं कि कौन किस कैटेगरी का है. पहला वाला ओपन चेन है. ठीक है, तो ये हो गया
ए साइक्लिक। ठीक है, अब ए साइक्लिक में कौन सा वाला है, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो देखो सारे के सारे इसमें सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये ए साइक्लिक सैचुरेटेड है। दूसरा वाला भी ओपन चेन है, तो ये भी ए साइक्लिक कैटेगरी का हुआ, पर डबल बॉन्ड आ गया तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, थर्ड वाला भी वही ओपन चेन है तो ए साइक्लिक, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। फोर्थ वाले में देखो, अब है तो ओपन चेन पर, तो मतलब एलिसाइक्लिक तो है और सिंगल बॉन्ड भी है सारे, डबल बॉन्ड कोई नहीं है, पर यहां पे हीट्रो एटम है। ठीक है, पर हीट्रो एटम को यहां पर डिफाइन नहीं कर रहे हम, वो सिर्फ हीट्रोसाइक्लिक में हमने रखा हुआ उसको। ओके, तो ये भी एसाइक्लिक, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सैचुरेटेड, ये भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड। ठीक है, अब ये आगे साइक्लिक। अब साइक्लिक की कैटेगरी में क्या क्या था हमारे पास, देखो साइक्लिक में होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, फिर एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। तो बेसिकली ये है होमोसाइक्लिक। ठीक है, और होमोसाइक्लिक में भी कैसा है, एरोमेटिक है क्या, नहीं, एलिसाइक्लिक मींस एलिफेटिक साइक्लिक। यहां पर ऑक्सीजन आ गया तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया, पर फिर भी ये स्टिल एरोमेटिक तो नहीं है, तो एलिसाइक्लिक है। ये होमोसाइक्लिक है क्योंकि सारे के सारे जो एटम्स हैं रिंग के वो कार्बन है, और ये एरोमेटिक है क्योंकि बेंजीन है। ये वाला इसमें बीच में नाइट्रोजन आ गया तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, और ये भी एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन जो आप लिख सकते हो इफ यू वांट टू। ओके, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो हियर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की। देखो फॉर्मल चार्ज आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहां फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बॉन्डिंग का क्या रिलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब अगर हम बात करें नॉर्मल कार्बन की, तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो कार्बन के बनते हैं हमारे पास 4 बॉन्ड क्योंकि उसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन ट्राईवैलेंट होता है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो वो बनाता है 3 बॉन्ड। ओके, नाइट्रोजन की बात करें वो पेंटावैलेंट है, पर वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि ऑक्टेट एक्सीड नहीं कर सकता, तो वो नॉर्मली एक पेयर रखता है और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 है, वो 6 बॉन्ड नहीं बना सकता, ऑक्टेट एक्सीड नहीं करना, तो वो 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर रखता है। ये नॉर्मल बॉन्डिंग स्ट्रेटजी की स्कीम। अब यहां पर इस डायग्राम में अगर हम देखें, ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ +1, देखो फॉर्मल चार्ज ऑफ 0, पहले हम 0 वाले को देखेंगे। ठीक है, 0 जैसे बोरॉन न्यूट्रल में जब होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, समझ आ गया। कार्बन नॉर्मली 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड में चारों सिंगल हो सकते हैं, 1 डबल और 2 सिंगल हो सकते हैं, 1 ट्रिपल और 1 सिंगल हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज दैट द कार्बन कैन हैव इन द बॉन्डिंग अरेंजमेंट। नाइट्रोजन 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा, और बॉन्ड 3 बनाने ना तो जरूरी नहीं कि तीनों सिंगल हो, 1 डबल 1 सिंगल भी हो सकता है और 1 ट्रिपल भी हो सकता है। ये हो गया। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने और 2 लोन पेयर, तो दोनों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं और 1 डबल और 2 लोन पेयर हो सकते हैं। ठीक है, हेलोजन की बात करें तो हेलोजन तो सिर्फ 1 ही बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया न्यूट्रल केस में ये सारे एटम किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। ओके, अब देखो अगर हम कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 4 में से 1 निकल जाए तो 3 बचेंगे, 3 से वो कितने बॉन्ड बना पाएगा, ओनली 3। ये स्ट्रक्चर और बोरॉन का स्ट्रक्चर सिमिलर है ना। ठीक है,
ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज को भूल जाओ और ये वाला स्ट्रक्चर सिमिलर है। क्यों? स्ट्रक्चर इस पे नहीं डिपेंड करता कि कार्बन है कि बोरॉन है, इस पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने बॉन्ड बन रहे हैं। 3 बॉन्ड्स मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इसकी भी वही है, इसकी भी वही है। ठीक है, अब जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, तो पॉसिबिलिटी है कि तीनों सिंगल बनाए, दूसरी पॉसिबिलिटी एक डबल एक सिंगल, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि एक ट्रिपल बना दे। तो ये जो स्पीशीज होती हैं, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, कार्बोकैटायन, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है चीजें। अब वही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ले आओ, तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक एडिशनल आ गया बाहर से, 5वां हो गया। ठीक है, जब 5वां हो गया तो कार्बन और नाइट्रोजन बराबर हो गया ना, क्योंकि कार्बन एक नेगेटिव ले ले चार्ज अगर, उसके पास भी 5 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन के पास नॉर्मली भी 5 होते हैं। तो देखो, जब कार्बन नेगेटिव था, ये जो 3 बॉन्डिंग स्कीम्स हैं ये एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। नाइट्रोजन के पास नॉर्मली 5 थे, तो 3 सिग्मा और 1 पेयर, तो कार्बन भी तो वही कर रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ गए तो 3 से ये बॉन्ड बना रहा है और 1 को पेयर रख रहा है। इस पेयर का अब एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन बच्चों में क्या होती है कि अगर मैं लिख दूं कि Z नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब उनको लगता है कि ये पेयर है। नेगेटिव चार्ज मतलब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आया है। अब कार्बन के पास नॉर्मली 4 होते हैं, 1 2 3 4, ये जो एडिशनल 5वां आया इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज लिखा जा रहा है। पर आपको लगेगा कि नेगेटिव के साथ तो पेयर है पूरा, तो इस पेयर में एक कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन है, एक नया आया है, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों की, इसकी और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग सिमिलर होगी। 3 सिंगल बॉन्ड एक पेयर, एक डबल एक सिंगल एक पेयर, एक ट्रिपल और एक पेयर। ठीक है, फिर नाइट्रोजन में 5 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 4 बचेंगे। तो 4 कार्बन जैसी होगी ना, वो कार्बन के पास न्यूट्रल में 4 होते हैं, तो ये जो 3 बॉन्डिंग अरेंजमेंट है कार्बन के न्यूट्रल में, ये नाइट्रोजन के 1 पॉजिटिव में होंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे 1 पॉजिटिव चार्ज में, तो चारों से एक एक सिग्मा बॉन्ड नाचता है, या एक डबल और 2 सिंगल, और एक ट्रिपल और एक सिंगल। ठीक है, तो आई गेस इतना क्लियर हो गया। ठीक है, यहां पर ये करेक्शन कर लेना, ये ट्रिपल बॉन्ड है यहां पे। ठीक है, नॉट डबल। सेम चीज ऑक्सीजन के लिए, नॉर्मल 6 इलेक्ट्रॉन थे तो ये था, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो 5 हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे, तो इसका जो अरेंजमेंट है वो नाइट्रोजन जैसा आ गया। ठीक है, और एक गेन कर ले ऑक्सीजन तो 7 में ये हेलोजन की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर आपको ये बताना था अल्टीमेटली कि फॉर्मल चार्ज के आने से किस किस तरह स्ट्रक्चर चेंज होते हैं। जब 1 पॉजिटिव आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा। जब एक एडिशनल आ गया, 1 नेगेटिव आ गया, तो किस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो सारे रिलेटेड हैं। सेंटर पे एटम कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड्स कितने बनेंगे और किस ओरिएंटेशन में बनेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। दैट इज अवर केमिकल बॉन्डिंग की जो थ्योरीज हैं। ठीक है, तो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस पर्टिकुलर टेबल। Okay, next is assign the proper formal charge to the colored atom in the following structures. चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, फॉर्मल चार्ज के लिए जैसे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, क्या करना होता है, उसके पास न्यूट्रल से जितने ज्यादा हैं उतना नेगेटिव कर दो, न्यूट्रल से जितने कम है उतना पॉजिटिव कर दो। तो कार्बन के पास न्यूट्रल में होते हैं 4, अभी कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, न्यूट्रल से एक कम हो गया ना, तो 1 पॉजिटिव चार्ज। ओके, सिमिलरली यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ दीज। तो जस्ट पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, आई थिंक यू आर डन। अब सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के पास न्यूट्रल में होते हैं 6, अभी कितने हैं देखो, 2 4 6 और ये एक
7, एक एक्स्ट्रा हो गया तो ये नेगेटिव। थर्ड में नाइट्रोजन के पास नॉर्मली होते हैं 5, अभी कितने हैं 1 2 3 4, तो एक कम है न्यूट्रल से, तो इट इज 1 पॉजिटिव चार्ज। डी में नाइट्रोजन के पास 3 और 2 5, देखो 1 2 3, तो 5 है तो ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, 0। यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 3 4 5, न्यूट्रल से एक कम है, 1 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ 2 4 6 7, 1 नेगेटिव चार्ज। ये चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मल चार्ज नहीं कैलकुलेट करना आता तो आपको पता ही लगेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव करना है, कहाँ कितने बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, किसको न्यूट्रल रखना है नहीं रखना है। तो फॉर्मल चार्ज की कैलकुलेशन और असाइन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सम कॉमन स्ट्रक्चर्स, मीथेन, इथेन, इथीन, जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो मीथेन में कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है, दिस इज द 3D रिप्रेजेंटेशन, ओके। ये हो गया। अब कार्बन जब 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब हुआ कि जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, जो ज्योमेट्री है दैट इज, और स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, क्लियर यहां पे इतना। और हाइब्रिडाइज क्यों करता है ये भी आपको पता ही है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग हमने डिस्कस किया था कि कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, ठीक है, एक्साइटेशन होती है तभी वो 4 बॉन्ड बना पाता है ना। क्योंकि कार्बन की अगर आप ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो तो 1s2 2s2 2p2, तो ये आ गया 1s2, ये आ गया 2s2 और ये आ गया 2p2। तो यहां पर तो इसके बाद सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने के ऑप्शन है, क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक नया यहां से आ जाएगा, एक नया यहां से आ जाएगा। तो ग्राउंड स्टेट में तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, क्योंकि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है p में, ठीक है। तो ये हो जाता है इन एक्साइटेड स्टेट 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा आगे, तो यहां तो 2 रहेंगे, यहां 1 2 3 4। अब ये 4 अनपेड में एक बॉन्ड यहां, दूसरा तीसरा चौथा, तो ये 4 बॉन्ड बनते हैं, पहले हाइब्रिडाइज होते हैं, ठीक है। तो ये 4 के 4 अगर हाइब्रिडाइज होते हैं, एक s और 3 p, तो फिर आपके पास बनते हैं 4 sp3 ऑर्बिटल्स। इन 4 sp3 ऑर्बिटल्स में फिर एक एक पेयर एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है। तो ये रीजन है कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों बनाता है एक्साइटेड स्टेट में। उसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी हमने दी है वो ये जो एक्स्ट्रा जो बॉन्ड बने ना, पहले तो 2 ही बॉन्ड बन रहे थे, ठीक है, अब 2 और बॉन्ड बन पा रहे हैं। इन एक्स्ट्रा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई वो उस एक्साइटेशन एनर्जी को इजीली कंपनसेट कर देती है। मतलब एक्साइटेशन आपके गए 10 की एनर्जी लगी, पर बॉन्ड्स बनने से 10 से ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तो ये कंपनसेट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल मीथेन का स्ट्रक्चर पता ही आपको। देन नेक्स्ट इज इथेन। तो इथेन इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर इसका हम ड्रॉ करें, नॉट अ 3D स्ट्रक्चर, तो इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, देन पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है, एक ये पॉसिबिलिटी है। देन एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। तो दीज आर इथेन।
तो इथेन में भी कार्बन के 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, तो यहां पर ये वाला कार्बन भी sp3 है, ये वाला कार्बन भी sp3 है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, दोनों कार्बन इसी फॉर्म में। पर इन दोनों में रिलेशन क्या, बोलोगे सर ये वाला बनाए या फिर ये वाला बनाए, दोनों इथेन है। डिफरेंस क्या है, यहां पर हमने जस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर अभी ये वाले 3 सेम प्लेन में है, यहां पर ये वाले सेम प्लेन में, ठीक है। तो ये चीज भी हम स्टडी करेंगे, ये क्या है यहां पर क्या नहीं है, इनको आपस में क्या बोलेंगे, ठीक है, कैसे ये एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाएगा, ये सारा हमने डिस्कस करना ही करना आने वाले टॉपिक्स में। ओके, तो ये हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। नाउ कम्स इथीन। देखो इथीन में वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो स्ट्रक्चर इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन sp2 है और ये वाला कार्बन भी sp2 है। ओके, sp2 में जो ज्योमेट्री है दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर, और ट्रायगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज अराउंड 120 डिग्री, ठीक है। तो प्लेनर का मतलब है कि ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है। जैसे एक पीस ऑफ पेपर लो, सेंटर में 2 कार्बन ड्रॉ करो, 2H इन 2 कॉर्नर्स पे, 2H इन 2 कॉर्नर्स पे, तो पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। प्लेन के ऊपर कुछ नहीं है, प्लेन के नीचे कुछ नहीं है, हाँ ऐसा नहीं बिल्कुल कुछ नहीं है। लेट अस से कि आपने इस प्लेन में ये पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 बॉन्ड यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ, प्लेन के ऊपर क्या होगा, जो पाई बॉन्ड बना है वो कैसे बनता है, p ऑर्बिटल्स के साइडवेज ओवरलैप से। तो 2 ऑर्बिटल प्लेन के नीचे ओवरलैप कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो प्लेन के ऊपर और नीचे सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एटम नहीं है कोई, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर इथीन का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। नॉर्मल जब हम एक डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये इथीन का ही स्ट्रक्चर था, तो कार्बन के साथ ही 2 बॉन्ड यहां बन गए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड यहां बन गए, ये एक है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बन रहा है पाई। तो पाई बॉन्ड कैसे बना, दोनों p ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप से। ओके, तो मान लेते हैं ये आपका pz था और ये भी pz था, क्योंकि साइडवेज ओवरलैप तभी हो पाएगा ना जब दोनों सेम p ऑर्बिटल हो। अब एक pz हो और एक px हो तो साइडवेज ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक लोब के सामने दूसरा, दूसरे के सामने दूसरा होना चाहिए, तो दोनों सेम ओरिएंटेशन वाले p ऑर्बिटल होने चाहिए। अब सिंगल बॉन्ड के अबाउट हम रोटेट कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड इज जस्ट लाइक, पहले ये समझ लो इस चीज को। सपोज आपके पास 2 ये पेन्स हैं, ठीक है, या 2 पेन्स क्यों लेते हैं, एक आपके पास पेन है और एक उसकी कैप है, ठीक है। अब इस जो पेन का कैप है उसको पकड़ रखो, तो इसको फिक्स रखो और पेन को रोटेट करो, तो पेन को घुमा सकते हैं ना, कैप को फिक्स रख के, यस घुमा सकते हैं। अब उल्टा करो, पेन की बॉडी जो उसको पकड़ रखो, अब कैप को घुमाओ, ठीक है, इसको फिक्स रखो और इसको घुमाओ, तो ये भी घूम जाएगी। इसका मतलब वो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी कुछ ऐसा ही है। ये कार्बन आपका मान लो पेन की बॉडी है और ये कार्बन आपका पेन का कैप है। एक कार्बन को फिक्स रख के अगर हम दूसरे कार्बन को रोटेट करें तो उसके साथ लगे हुए 3 बॉन्ड भी रोटेट करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा, इस पे जो 3 बॉन्ड लगे हैं उनका इन तीनों के साथ एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। अभी अब मैं इसको हल्का सा रोटेट करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अरेंजमेंट, हाँ अरेंजमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, जैसा कि यहां पे था, अभी ये ऊपर ऊपर दिख रहे थे, ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है आपको। तो ये जो अरेंजमेंट में चेंजेस आए हैं, ये आए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे रोटेशन देने की वजह से। तो पॉइंट ये था
क्या चेंजेस आए वो नहीं इंपॉर्टेंट, पॉइंट ये था कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन पे एक एटम को फिक्स करके दूसरे एटम को घुमाया जा सकता है, अलाउड है। तो ओवरलैपिंग जो थी सिग्मा बॉन्ड की टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज अ हेड टू हेड ओवरलैप। एक एटम को फिक्स करके दूसरे को घुमा भी लोगे, ये ओवरलैप ब्रेक नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस। पर पाई बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड में ये ओवरलैप इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों सेम ऑर्बिटल्स हैं, पीजेड पीजेड। ठीक है, अब अगर मैं एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट करने की ट्राई करूंगा तो इमेजिन क्या होगा। ये कार्बन जब रोटेट होगा तो थोड़ा ही ओवरलैप कर पाएंगे, फिर तो ओवरलैप ब्रेक नहीं हो जाएगा। तो ये है केस। अगर आपने इसको लेफ्ट वाले को फिक्स करके राइट वाले कार्बन को 90 डिग्री पे घुमा दिया तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब ये बीच में कार्बन है, ये इधर एक लोब दिख रहा है और एक लोब उसके पीछे दिख रहा है। अब बना लो पाई बॉन्ड, बनेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड में एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अलाउड है। तो सिग्मा बॉन्ड अलाउज रोटेशन अबाउट कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, but there is restricted rotation around a double bond and it causes a new type of isomerism that is called geometrical isomerism. ठीक है, तो फर्स्ट यू जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, देखो, तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी अराउंड अ डबल बॉन्ड, इसकी वजह से एक आइसोमेरिज्म जनरेट होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें सिस ट्रांस सबसे कॉमन है। तो मान लो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, यहां CH3 है, यहां पर H है, यहां भी CH3 है, यहां पर H है, और एक और मैंने सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही है। अब H को यहां ऊपर ड्रॉ कर दिया, CH3 को नीचे। तो देखो, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो दोनों का सेम है। राइट वाले कार्बन पे मैंने दोनों ग्रुप्स को एक्सचेंज कर दिया, CH3 को नीचे ले आया, H को ऊपर ले आया। अब पॉइंट इज, क्या ये जो लेफ्ट स्ट्रक्चर है A और ये राइट स्ट्रक्चर है B, क्या ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं? आर दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और दे आर जस्ट टू फॉर्म्स ऑफ द सेम स्ट्रक्चर? दैट मीन्स कि आप A को B में इजीली कन्वर्ट कर लोगे, B को A में कन्वर्ट कर लोगे, तो ये दो स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक ही है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम देखो क्या करेंगे। ये कब हो सकता था कि आपने लेफ्ट वाले पार्ट को फिक्स रखा, इस कार्बन को फिक्स रखा और इस कार्बन को घुमा दिया, रोटेट कर दिया, इस बॉन्ड को रोटेट कर दिया। ठीक है, तभी हो सकता है ना, तभी CH3 नीचे आएगा। रोटेट करोगे तो ये धीरे धीरे H ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, टॉप पे चला जाएगा और CH3 नीचे आ जाएगा। तो 180 डिग्री की रोटेशन है यहां पे। मान लो अगर 180 डिग्री की रोटेशन करें तभी ये हो सकता है ना। पर अभी हमने पढ़ा कि डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं होती, एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर चलो पूरा 180 घुमा दिया तो ये p ऑर्बिटल जो था ये पहले परपेंडिकुलर हुआ, फिर वापस फिर से आ गया ना वापस वो, तो पॉइंट इज रोटेशन के टाइम पे तो बॉन्ड टूट गया ना। ठीक है, तो ऐसा अलाउड नहीं होता, तो ये अलाउड नहीं है। इट मीन्स इस कंपाउंड को जस्ट रोटेशन के थ्रू इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स A and B are two different compounds with the same molecular formula. Molecular formula same है, ठीक है, and same structure. स्ट्रक्चर भी सेम है, मतलब इस कार्बन के साथ दो ग्रुप लगे हैं CH3 और H, अगले वाले के साथ भी वही दो ग्रुप लगे हैं। स्ट्रक्चर का भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या था?
स्पेस में अभी ये दोनों ग्रुप आमने सामने हैं, अब यहां पर ये दोनों ग्रुप डायगनली प्रेजेंट है। तो स्पेस में जब अरेंजमेंट डिफर कर जाता है तो उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है बेसिकली। ज्योमेट्रिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर की एक वैरायटी होती है। ओके, पढ़ेंगे हम डिटेल में, पूरा चैप्टर है स्टीरियो आइसोमरिज्म का। तो जस्ट बता रहा हूं कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन से ये होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इनका ऑब्वियसली बात है, आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, पर स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो डिफर क्या होता है इनमें? स्पेस में अरेंजमेंट अलग होता है। एक चीज आगे की तरफ लगी होगी एक ग्रुप, दूसरे वाले में वो ग्रुप सोचता है पीछे की तरफ लगाओ। ओके, जस्ट इतना सा लिख लो, दैट इज सफिशिएंट। फिर उसको हम जब टॉपिक आएगा चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री तो डिटेल में डिस्कस होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग वेस्पर थ्योरी predict the geometry of the following species. So you can just pause the video here, write down the question, try to solve these 6 problems, and then we will discuss the solution. Okay, देखो BH4 1 नेगेटिव, अब 4 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। तो जो 4 सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो बेसिकली ज्योमेट्री क्या हो जाती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, 1 नेगेटिव था तो ये इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, और ये हो जाएगा हमारे यहां पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सेम NH4 पॉजिटिव। अब देखो बोरॉन के पास 3 वैलेंस होती थी, एक नेगेटिव ले लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 4 में इसने भी टेट्राहेड्रल बनाया। कार्बन के पास नॉर्मली 4 होते थे तो CH4 वो भी टेट्राहेड्रल था। नाइट्रोजन के पास 5 होते थे, एक छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन 1 पॉजिटिव तो 4 रह गए। 4 में ये भी वैसा ही स्ट्रक्चर बनाएगा NH4 पॉजिटिव का भी। तो इससे फर्क नहीं पड़ा कि ये N है या B है या C है, 4 इलेक्ट्रॉन तो मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नाउ BH3 अब 3 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन में 3 बॉन्ड बनेंगे, दैट इज sp2 और बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। तो दिस इज ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। BeF2 बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लेफ्ट में बॉन्ड बनाया एक राइट में बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो दिस इज लीनियर विद sp हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम। H2O, O इज द सेंट्रल एटम। O के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 H, तो 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, दिस इज sp3। ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है और शेप है बेंट या V शेप। और CCl4 जस्ट लाइक CH4, 4 बॉन्ड दैट इज टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये सारा पार्ट हम केमिकल बॉन्डिंग वाला ही रिवाइज कर रहे हैं, इसमें कुछ खास नया नहीं है। नेक्स्ट इज राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। ठीक है, देखो जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आपने स्कूल में भी ये प्रैक्टिस किया होगा, इवन 10th क्लास से बच्चों को आता होता है। ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द बेसिक्स। डैश फॉर्मूला में आप किसी भी स्ट्रक्चर को टोटली एक्सपैंड करके लिखते हो, जैसे ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CH3 था, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर OH। ठीक है, अब दूसरे वाले का डैश फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम? दिस इज, इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट यू कैन जस्ट फॉरवर्ड दिस पार्ट। ठीक है, अदरवाइज यू कैन प्रैक्टिस इट हियर। CH3 CHCl, ठीक है, CHCl, फिर CH2, फिर CH3। नेक्स्ट वाले में CH3 CHOH। अब OH ब्रैकेट में लिखें तो बेटर है, ओके, क्योंकि 2 एटम का ग्रुप है ना ये,
तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये वाला H इसके साथ तो नहीं है, ये O के साथ है, तो ब्रैकेट में शो करना है। देन CH3। अब इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में क्या होता है, हम सिर्फ लाइन के थ्रू पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। हर कार्बन एटम एक पॉइंट से मार्क किया जाता है। देखो ये 1 2 3, ठीक है, 3 एटम डाले तो 1, ये 2। हाँ, सीधा नहीं चलना, जिग जैग में चलना है, तो सीधे में तो कोई पॉइंट ही नहीं आएगा ना बीच में, ठीक है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, उसके आगे क्या है, OH, ठीक है। तो कार्बन के अलावा कोई और हो, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह, उनको मेंशन करना है, सिर्फ कार्बन को नहीं मेंशन करना होता। तो देखो ये क्या हुआ, ये एक पॉइंट कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये OH। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड दिख रहा है, पर कार्बन के टोटल बॉन्ड 4 होते हैं, तो उसका मतलब बाकी के 3 किसके साथ है, H के साथ। तो H वाले बॉन्ड्स को नहीं दिखाते, सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड दिख रहा है, मतलब 3 बॉन्ड बाकी H के साथ हैं। इस वाले कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब बाकी 2 H के साथ हैं। इसके भी 2 दिख रहे हैं, तो बाकी 2 H के साथ हैं। यहां पर देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, पहले 4 की चेन बना ली। सेकेंड कार्बन पे लगा है क्लोरीन, तो सेकेंड पे क्लोरीन लगा, वो ब्रांच की तरह अटैच कर देना है। अगले वाले में 3 कार्बन है, 1 2 3, सेकेंड वाले पे क्या लगा है, OH, ठीक है। तो दीज आर द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज, ओके, यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है। अब नेक्स्ट इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एज अ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट यू कैन पॉज द वीडियो हियर अगर आपको प्रैक्टिस करना है, और यू कैन जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग। देखो CH3 ट्वाइस CH, CH2 CH3, तो बेसिकली CH3 ट्वाइस का मतलब वो कि इस कार्बन से 2 ब्रांचेस गई, 2 CH3 लगे हैं, तो 1 2 3, पहले 3 कार्बन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3। फिर इस वाले कार्बन पे 2 ब्रांचेस गई, एक ऊपर एक नीचे, 2 CH3। ये जो टर्मिनल वाला होता है ना, ये हमेशा CH3 ही होता है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसका एक ही बॉन्ड है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन ही होंगे। तो ये हो गया आपका एक CH3, ये हो गया दूसरा। अब देखो ये वाला कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे थे, तो ये क्या था, बेसिकली एक ही H है इसके पास, ये CH है, ये CH2 है और ये CH3। तो ये मेंशन नहीं करने, जस्ट समझने के लिए कि हाँ कहाँ कहाँ पर कौन कौन है। देखो CH2 डबल बॉन्ड C, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड है। तो जो कार्बन देखो 1 2, इसके ऊपर विद CH2 CH3 के 2 ब्रांचेस लगी, तो मतलब एक डबल बॉन्ड, यहां से एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे। अब दोनों ब्रांच में 2 कार्बन है, तो ये एक ये 2, एक ये 2, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ पे, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और ये 2 ऊपर ब्रांचेस, तो इसका डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब बाकी 2 बॉन्ड H के साथ है, तो ये CH2 है। इस वाले कार्बन के तो 4 के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब कोई H नहीं है इसके पास। ये वाला है CH2 है, और लास्ट वाला ये CH3, ओके। थर्ड वन CH3 ट्वाइस। अब देखो 1 2 3, यहां पर भी वो 3 एटम कार्बन, थर्ड के साथ आगे OH है, और पहले वाले के साथ लगे 2 CH3, तो ये 1 ये 2, ऐसे भी कर सकते हैं। डी में कार्बन के साथ 2 CH3 हैं, तो ये 2 हो गए, फिर है डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड में ये वाला CH, फिर उसके बाद एक CH2 CH3, ठीक है। देखो ये CH3, ये 2, दूसरा CH3 और ये वाला कार्बन, ये, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, फिर ये वाला कार्बन, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो 4th हाइड्रोजन के साथ होगा। फिर उसके आगे ये वाला CH2 और ये लास्ट CH3, ठीक है। नेक्स्ट वन CH3 CHCl, Cl को छोड़ो, 1 2 2 कार्बन, 3 4, 4 का देख ऊपर एक नीचे, देखो 1 2 3 4, 4 का देख ऊपर एक नीचे। और देखो 1 2, सेकेंड कार्बन पे CHCl, सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन भी लगी हुई है, ठीक है।
तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इनकी प्रैक्टिस तो आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ेगी, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक्स है उनमें जस्ट प्रैक्टिस दीज स्ट्रक्चर्स। ओके, अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं हम, 3D फॉर्मूलाज। ओके, 3D फॉर्मूला ड्रॉ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी, जैसे 4 बॉन्ड्स हमने ड्रॉ करने हैं, तो एक डॉटेड में हमने ड्रॉ किया था, बीच में एक सॉलिड में ड्रॉ किया था, तो वो किस तरह से हम लिखते हैं उन स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, देखो, तो 3D फॉर्मूला के लिए हमारे पास जब भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है ना, sp3, तो 4 बॉन्ड बनते हैं। 4 में से जो 4 बॉन्ड्स हमारे पास हैं, एनी 2, ठीक है, कोई भी 2, हम बोलते हैं कि एट अ टाइम आर इन वन प्लेन। ठीक है, वन इज out of the plane, towards you, and one is away from the plane, that is away from the plane or behind the plane। ठीक है, अवे फ्रॉम यू। जैसे ये एक पेपर ले लो, ठीक है, ये पेपर हो गया, 2 बॉन्ड इस पे ड्रॉ करने हैं मैंने। अब वो 2 बॉन्ड 109.5 पे ड्रॉ करने हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, इस पेपर में 2 बॉन्ड ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, इस पेपर में 2 बॉन्ड में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं। एंगल 109.5 के आसपास होना है, ठीक है, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल एंगल है। अब तीसरा बॉन्ड जो है, उसने कहा एक आउट ऑफ द प्लेन है, प्लेन से बाहर है, हमारी तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ निकला होगा। ठीक है, और चौथा उसे अवे, पीछे की तरफ होगा। तो वो जो पीछे की तरफ वाला है वो हमें दिखाई नहीं देता एक्चुअली, इसलिए उसको हम डॉटेड में लेते हैं। ठीक है, इस वाले में भी एक बाहर की तरफ होगा, तो वो बाहर वाले को, दिस इज टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो इसमें भी एक सॉलिड चाहे यहां ड्रॉ कर लो, तो दूसरा वाला डॉटेड हो जाएगा। इसमें भी एक सॉलिड ड्रॉ कर लो, दूसरा डॉटेड। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट वाला सॉलिड है, आप राइट वाला सॉलिड बना लो, लेफ्ट वाला डॉटेड कर लो। तो पॉइंट ये है, जब आपको 4 बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड जो आपके सिंपल सॉलिड लाइन से बनते हैं, प्लेन सॉलिड लाइन से, इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड सेम प्लेन में हैं। इसका मतलब होता है दिस इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ठीक है, एंड ये वाला होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, और ये 2 होते हैं इन प्लेन। अब मैंने कहा ना कि 4 में से कोई भी 2 इन प्लेन हो सकते हैं। अगर आप एक डिफरेंट तरीके से देखोगे तो आपको ये 2 सेम प्लेन में दिखेंगे और ये आगे पीछे दिखेंगे। ठीक है, तो एनी 2 बॉन्ड्स आर इन वन प्लेन। तीसरा वाला प्लेन से बाहर की तरफ होता है, आपकी तरफ, चौथा वाला उससे पीछे की तरफ। ठीक है, ओके, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है 4 बॉन्ड, जैसे मान लो CH3 CH2 देन CH CH3 OH। ये वाला जो कार्बन है ना, इसको अगर हम 3D में रिप्रेजेंट करना हो, बाकी तो सिंपल, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। थर्ड वाले पे OH है और थर्ड वाले पे एक H भी है। तो अगर इसको 3D में लेके जाना है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 बॉन्ड ये हो गए, मान लो OH फ्रंट में है, लेट अस से, ठीक है, तो 2 बॉन्ड तो सेम प्लेन में। तो ये जो कार्बन चेन है ना, हमेशा ट्राई करो कि जो कार्बन चेन है उसको प्लेन में ही रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं, आप OH और H को भी प्लेन में रख सकते हो। और ये, इसको ऐसे देख लो, पहले इस कार्बन पे ये 4 ग्रुप्स हैं, इस ग्रीन वाले कार्बन पे एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक है H। तो ये 4 ग्रुप्स मेरे को दिखाने हैं। तो 2 को मैं सेम प्लेन में दिखाऊंगा, एक को बाहर एक को पीछे। हमेशा हम प्रेफर करते हैं जो कार्बन चेन हो उसको
प्लेन में दिखाया जाए, आसान रहता है, ठीक है। तो ये CH3 CH2 CH3 को हमने सेम प्लेन में ले लिया, 1 2 3 4। OH को फ्रंट में दिखा दिया, H को बैक साइड दिखा दिया, या आप H को फ्रंट में दिखा देते, OH को बैक में दिखा देते, तब भी चलता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि कार्बन चेन जो है वो प्लेन में दिखाना बेटर रहता है, ओके। फिर मान लो CH2ClBr है, तो कार्बन के पास 2 H है, 1 Cl 1 Br, तो ले लो, मान लो कि 2 हमने H को ले लिया सेम प्लेन में, Cl को ले लिया फ्रंट में और Br को बैक साइड। तो ये आपके 3D रिप्रेजेंटेशन है। तो 3D रिप्रेजेंटेशन इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह की भी हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस एंगल जो है वो 109.5 डिग्री रहता है, ठीक है। तो नोट डाउन दिस 3D फॉर्मूला एंड अब नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। तो इसको सबसे पहले आप नोट डाउन ही कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का पर्पस यहां पर यह है कि क्या ये सेम कंपाउंड है, क्या ये डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो क्या ये आइसोमर है, ठीक है। आइसोमर का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर ये आइसोमर नहीं है तो फिर ये मतलब ये लिख लो कि यहां ये आइसोमर भी नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, ओके। तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, और जितने आपको अभी विजिबल हैं स्क्रीन पे, दीज यू कैन नोट डाउन एंड ट्राई योरसेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट डिस्कशन, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।